Hello everyone, I'm Swali Hambar and I welcome you all to Learner's Point. I hope that you all are doing very good in your life and sweating hard for your studies, right? ओके सो प्लीज़ जल्दी से जाके लर्नर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हैशटैग फ़तेह CET विथ लर्नर्स पॉइंट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हम पॉलिटिकल साइंस की डोमेन स्पेसिफिक की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शुरू करें शेयर करना, ठीक है, ताकि उन्हें भी इम्पॉर्टेंट ये जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है मिल सके, ठीक है। ये आपकी CUET प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे MCQs कवर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट करा चुकी हूँ CUET की, और मैंने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, जो कि लर्नर्स पॉइंट है। इसका लोगो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन से लेके सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे रिलेटेड टू दी चैप्टर, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी जाके देख लेना और ये वीडियो भी कंप्लीट देखना, ठीक है। सो आज जो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर, ठीक है। सो टुडे वी विल बी डूइंग दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। हम जल्दी जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी है चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर कर ली हूँ चैप्टर के, तो आपको प्लीज़ परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और आंसर्स याद रखिए, ठीक है। ओके सो चलिए शुरू करते हैं। ओके हम जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की जो वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करी हूँ। आपको बेसिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चन से लेकर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस चैप्टर के, है ना। तो वैसे ही मैंने ये वाला वीडियो भी जो है वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करी हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स गारंटीड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने सिटीजन्स को, ठीक है। योर ऑप्शंस आर 2, 5, 6 and 8। होपफुली आप ऑल ऑफ यू माइट नो द आंसर। इट्स वी नो दिस, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो अपने सिटीजन्स को कितने फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। तो जल्दी से बताइए, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन्स, 2, 5, 6 और 8। जल्दी से आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में। ओके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। ओके सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन क्या, देखो हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को कम्प्लीटली पूरा पढ़ा करो। बिल्कुल अज्यूम मत करा करो कि क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, बिकॉज मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही क्वेश्चन आंसर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को भी आपको पूरा पढ़ना है और ऑप्शंस भी आपको पूरे देखने हैं। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि फ्रॉम विच कंट्री एग्जैक्टली, ठीक है। हमें क्या पता देखना है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। किस कंट्री से बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है फंडामेंटल राइट्स। इज़ इट फ्रॉम ब्रिटेन, USSR, चाइना और USA? जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में आंसर करें अगर आपको इसका आंसर पता है तो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ कभी मत भूलिएगा। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। पहले आप जाकर कमेंट सेक्शन पे अगर जिसको पता है तो आंसर करें। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज USA। ठीक है, याद रखना हमेशा USA, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट जो है वो बोरो राइट्स वाला जो फीचर है वो USA से बोरो किया है इंडिया ने। ठीक है, हु ड्रॉज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड व्हेन। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको जो है ड्रॉ किसने किया। क्या आपको पता है किसने किया था? और हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि कब किया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर नेहरू, 1945 वल्लभ भाई पटेल, 1945 मुस्लिम लीग, 1944 सर कायरल रेडक्लिफ, 1947। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आंसर करें अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़। और वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल बीच में छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर कायरल रेडक्लिफ, 1947। ठीक है, कब किया गया था लाइन ड्रॉ, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब ड्रॉ की गई थी? 1947 में। और किसने की थी? सर कायरल रेडक्लिफ ने। ठीक है, इसको भूलना मत, जनरल नॉलेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी हमने देखा कि किसने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्रॉ करी थी और कब करी थी। अब ये वाली बात है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है ना बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसका नाम क्या है। सो योर ऑप्शंस आर माउंटबेटन लाइन, लाइन ऑफ डिवीज़न, लाइन ऑफ डिमार्केशन या फिर रेड क्लिफ लाइन। जल्दी से जाके आंसर करो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जाके आंसर करिए। ओके, आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आप सब्सक्राइब करते हैं जो भी, तो उनसे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है मुझे। सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं देखकर कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, वो एक्चुअली में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और मेहनत करने का। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज इफ़ योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड देयर डोमेन सब्जेक्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस, तो प्लीज़ उनको शेयर करिएगा। मैं जो भी आपके लिए वीडियोज़ ला रही हूँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करती हूँ और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता है, तो प्लीज़ आपकी शेयर करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। ठीक है, ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको नहीं पता है वो ये है रेड क्लिफ लाइन। ड्रॉ किए थे सर कायरल रेडक्लिफ ने। ठीक है, कब किए थे? 1947 में। हम ये क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम कभी नहीं भूलेंगे ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हु एडवांस द टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी थी उसको एडवांस किसने किया था? हु एडवांस्ड। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, खान अब्दुल गफ्फार खान, मुस्लिम लीग या फिर नन ऑफ देम। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आंसर करें। जल्दी से जाइए और आंसर करिए कमेंट सेक्शन में कि टू नेशन थ्योरी किसने एडवांस की थी। हु एडवांस दी टू नेशन थ्योरी। Okay, let me answer the question. So the answer for this question is Muslim League. ठीक है, ध्यान से हर आंसर सुनिएगा और इन्हें ये आंसर्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से क्वेश्चंस को याद और उनके आंसर्स को याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये टू नेशन थ्योरी किसने एडवांस की थी। हु एडवांस द टू नेशन थ्योरी? मुस्लिम लीग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हु वॉज नोन एज द फ्रंटायर गांधी। ठीक है,
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रंटायर गांधी किसे कहा जाता है, या कौन फ्रंटायर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो दी ऑप्शंस आर मौलाना आज़ाद, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। जिसने इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला जो बुक है वाली जो बुक है क्लास 12 की, उसको पढ़ा होगा, उसमें जो नेशन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, तो उसे ये आंसर बहुत ज़रूर पता होगा। चलिए, इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो हु वाज नोन एज द फ्रंटायर गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। How many estimated people were forced because of partition to migrate across the new border? कितने? About 9 lakh, about 6 lakh, about 8 lakh, या about 80 lakh? जल्दी से आंसर बताइए जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जाकर। So the answer for this question is option D, about 80 lakh, ठीक है। कितने? 80 lakh, about, ठीक है, about 80 lakh। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन वॉट वॉज द टू नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन? अभी हमने देखिए कि टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। अब क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि ऑन वॉट वॉज द टू नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन। तो आपके ऑप्शंस हैं, टू नेशन थ्योरी किस पे बेस्ड थी, तो आपके ऑप्शंस हैं एक्सपांशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट्स, या फिर नन ऑफ देम। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आंसर करें अगर आपको इसका आंसर पता है तो। वैसे मोस्ट ऑफ यू माइट नो द आंसर, जिसने बुक पढ़ी हो, ये वाला चैप्टर बुक में पढ़ा होगा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द टू नेशन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, किसके बारे में, अबाउट प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड नॉट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। जो रूलर थे जूनागढ़ के, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका पार्ट नहीं बनेंगे, और वो एंड बी पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं, क्वेश्चन के द रूलर ऑफ जूनागढ़ है डिसाइडेड नॉट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो रूलर थे जूनागढ़ के, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनेंगे, ठीक है, एंड बी पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, यहाँ पे एम्पायर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, एक मिनट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स आएगा, ठीक है, या फिर नन ऑफ देम। तो सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड नॉट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो द क्या होगा इसका आंसर, ए। चलिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज कम्प्लीटेड इन, जल्दी से बताइए कि रीऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्थ ईस्ट का था वो कब कंप्लीट हुआ था, 1962 में हुआ था, या फिर 1972 में, या 1992 में, या फिर 1982 में? जल्दी से बताइए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1972, ठीक है। 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज कम्प्लीटेड, बी 1972।
सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस इन द इंटीग्रेशन ऑफ विच स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने की चैलेंजेस फेस किए थे किन स्टेट्स के इंटीग्रेशन में। तो आपके ऑप्शंस है हैदराबाद, सिकंदराबाद, जम्मू, हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर, हैदराबाद जूनागढ़ मुरादाबाद, जम्मू जूनागढ़ या फिर कश्मीर। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। So the answer for this question is option B. एक मिनट, yes, option B that है जो कि है हैदराबाद। ऑप्शन क्या क्या है? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन था ना, इन स्टेट्स के इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई जो थे उन्होंने बहुत सी की चैलेंजेस फेस किए थे इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स, इन इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है। what was the stand of the Indian government on partition? अब जो क्वेश्चन वो है वो ये पूछ रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी, जो इंडियन गवर्नमेंट उसका स्टैंड क्या था पार्टीशन पे। ठीक है। India did not take a stand at all. India wanted peace, harmony and equality of region. India wanted to become a Hindu nation या फिर none of the above. So the answer for this question is, चलिए पहले आप बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से, जिसको पता है वो लिखें जाकर उसमें। ठीक है, तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन बी है, दैट इज इंडिया वांटेड पीस, हार्मनी एंड इक्वालिटी ऑफ रीजन। ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज पार्टीशन प्लान नोन एज? इंडिया के पार्टीशन प्लान को व्हाट वाज इंडियाज पार्टीशन प्लान नोन एज? गांधी प्लान, माउंटबेटन प्लान, नेहरू प्लान या जिन्ना प्लान? जल्दी से आंसर करें इसका। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माउंटबेटन प्लान। सो फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि माउंटबेटन जो थे वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने ही पार्टीशन का जो प्लान था पार्टीशन का वो बनाया था। ठीक है। He made the plan of partition. ठीक है। How were the boundaries of the states decided? अब क्वेश्चन है कि स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी, how were the boundaries of the states decided? स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे डिसाइड की गई थी? सो द ऑप्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ही वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इनमें से कौन सी आर्ग्यूमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं, ही वॉज अ विजनरी एंड अ गुड स्पीकर, ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एंट्रस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द होम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने न्यूज़ एंड जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर जाएंगे लर्नर्स पॉइंट के जो मेरा चैनल है इस पर, और उस पर आप ज़रूर जाके देखेंगे कि जो एमसीक्यूज़ हैं नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर के। ठीक है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को?
जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, होपफुली आप सभी को आंसर बन गया होगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ द इंटीग्रेशन शुड बी एंट्रस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 512, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में। जल्दी से जाकर आंसर करें कमेंट सेक्शन में। Okay, so let me answer the question. So the answer for this question is ऑप्शन सी, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 512, ठीक है। तो ये वाला जो है ना ये इनकरेक्ट है। आई मीन ऑड है इन सभी में। Why did the partition of India in 1947 prove to be very painful? General public was in favor of the partition, पहला ऑप्शन है। The leaders of the two countries handled it properly, या फिर जो सी उसका सी ऑप्शन है, people were divided on the basis of language, या फिर डी जो है, it was the largest most abrupt unplanned tragic transfer of population। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन को। वाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल। कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करिए, इसे आंसर करिए। जिसने बुक पढ़ा है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बोली, उसको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ईयर था 1947, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल, तो इट इज़ बिकॉज दैट वॉज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज इंडियाज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। आपके ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल, और वो होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। हाउ मच ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वॉज कवर्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का जो लैंड एरिया था उसका जो हाउ मच ऑफ द लैंड एरिया, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का कितना लैंड एरिया जो था वो कवर्ड करता था प्रिंसली स्टेट्स। तो आपके ऑप्शंस हैं 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5। इसका आंसर है इसका आंसर है 1/3, ठीक है, ऑप्शन ए। The British government took the view that all the princely states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. This decision was left on whom? ये जो डिसीजन था वो किस पे छोड़ा गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑन द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऑन द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑन द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उन पे जो डिसीजन था वो उन पे छोड़ा गया था, ठीक है। विच वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स? कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर या हैदराबाद। तो जो
हैदराबाद था वो लार्जेस्ट था प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो हैदराबाद का जो निज़ाम थे ना, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड में उस टाइम पे, ठीक है। निज़ाम डिड नॉट वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. Option है A, only one is true, only two is true, both are true, none of them are true, ठीक है। so यहाँ पे एक ये भी जाएगा true, ठीक है। सो दी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो निज़ाम थे वो नहीं चाहते थे इंडिपेंडेंट स्टेटस हैदराबाद के लिए, जो कि गलत है। जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे फॉर हैदराबाद, ठीक है। और जो सेकंड वाला पॉइंट लिखा है वो करेक्ट है कि वो ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। सो दी आपका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो क्वेश्चन है आंसर का, सॉरी जो आंसर है क्वेश्चन का वो हो जाएगा ओनली टू इज़ ट्रू, ठीक है, ऑप्शन बी। वेयर वॉज द विशाल आंध्र मूवमेंट हैपेंड, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, बंगाल में हुआ था, या फिर हैदराबाद या फिर मणिपुर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश में हुआ था विशाल आंध्र मूवमेंट, ठीक है। Wait. When did the Maharaja of Manipur sign the merger agreement with India? जो महाराजा थे मणिपुर के, उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट जो था इंडिया के साथ कब साइन किया था? सितंबर 1945 में, अक्टूबर 1946 में, सितंबर 1949 में, या फिर दिसंबर 1944 में। So the answer for this question is September 1949, ठीक है। When was the Nagpur session of Congress held? तो 1820, 1900, 1920, 1947। इसका करेक्ट आंसर है 1920, ठीक है। When did the Prime Minister announce the formation of separate Andhra state? प्राइम मिनिस्टर ने कब अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट? तो दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1952 में, या फिर सितंबर 1950 में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिसंबर, ऑप्शन डी, दैट इज दिसंबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हेन वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? 1952 में हुआ था, 62 में हुआ था, 56 में हुआ था, कि फिर 57 में हुआ था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। जनरल नॉलेज वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1956, दैट इज ऑप्शन सी। When did the central government appointed the States Reorganization Commission? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब अपॉइंट की थी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो 1953 में, 1952 में, 1950 में, या 1947 में? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1953, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़रूर कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्नर्स पॉइंट को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।